जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं नितिश दोरो आप सभी का स्वागत करता हूं वैकेंसी अपडेट में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो कि 2022 में 8 जनवरी से शुरू होने वाली है। उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमपी पुलिस की एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं ये वादा करता हूँ, यदि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते हैं तो आपको जो है एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ विद्यार्थियों को उनमें डाउट है कि अभी भी जो है एमपी पुलिस की एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ सकती है, जिस कारण से वो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम वो किसी भी कंडीशन में 8 जनवरी से आगे की डेट आपको नहीं मिलेगी, यानी कि 8 जनवरी से ही आपके जो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम है वहाँ शुरू होंगे। इसलिए आप जो है अभी से तैयारी में जुट जाइए। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ओवरव्यू है हमारी वीडियो का, यानी कि इस वीडियो में हम इन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो आप जो है वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेस पॉइंट की, उसके बाद सिलेबस की, उसके बाद आपको क्या नहीं करना है और आपके डाउट वाले सीजन की। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सक्सेस पॉइंट पे। तो सक्सेस पॉइंट के अंतर्गत हम 4 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बुक्स पर, टाइम टेबल पर, आपको कैसे पढ़ना है और टेस्ट टिकों पर। तो पहला बात करते हैं बुक्स की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें 4 टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। मैथ्स से, रीजनिंग से, साइंस से और जीके से। तो मैथ्स के लिए मैं आपको बुक प्रेफर करूँगा शारदा की। वैसे तो मैथ्स के लिए कई बुक आती है, जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, सुमित्रा हो गई, लेकिन जो सुमित्रा की बुक है वो काफ़ी ट्रिकी है और यदि आप उससे प्रिपरेशन करते हो तो हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम में कुछ ट्रिक भूल जाने के कारण आप जो है सवाल मिस कर सकते हो। इसके अलावा जो आर एस अग्रवाल है वो भी बेस्ट बुक है, लेकिन उसमें जो सवाल है वो सिस्टमेटिक नहीं दिए हुए हैं। जो शारदा की बुक में उसमें कुछ खास बात है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, जो आपको चैप्टर दिए हैं उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं वो आपको बताया गया है। तो मैं आपको मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है शारदा की है, आप जो इसे प्रेफर कीजिए, इसे परचेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की मेरे हिसाब से दोस्तों जितनी भी बुकें आती हैं वो सारी अच्छी है। यानी यदि आप किसी भी बुक से रीजनिंग की प्रिपरेशन करते हो तो एग्ज़ाम टाइम में आपके हर क्वेश्चन उस बुक से बनने के फुल चांस है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के अंतर्गत 3 टॉपिक आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इनके लिए आप यदि लूसेंट से भी पढ़ते हो तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन सिंपल है वो तो आपके लूसेंट से ही बन जाएंगे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम है उनका जो पैटर्न है वो काफ़ी बदलता जा रहा है। अब जो साइंस है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, साथ ही साथ लॉजिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो मैं आपको साइंस के लिए लूसेंट के अलावा प्रेफर करूँगा किसी भी कोचिंग का नोट्स हो। आपको करना क्या है, किसी भी फ़ोटोकॉपी की शॉप पे जाना है, वहाँ पर उनसे बोलना है कि हमें साइंस के लिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चन की नोट्स दे दें। मैं भी गया था और मैंने भी यही बोला था कि मुझे साइंस के लिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चन वाले नोट्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे नोट्स दे दिए थे। तो वो काफ़ी शानदार थे दोस्तों। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी फ़ोटोकॉपी की शॉप पर, जो कि किसी कोचिंग संस्थान के नीचे हैं, क्योंकि वो जो फ़ोटोकॉपी की शॉप रहती है उनमें हर प्रकार की कोचिंग के नोट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप उनसे वो परचेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जीके की। तो जीके के अंतर्गत आता है एमपी का जीके, इंडिया का जीके और आपका करंट अफेयर। तो एमपी के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एमपी के लिए सबसे बेस्ट है पुणेकर की बुक। इसके अलावा यदि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को परचेस करते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला रहेगा, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में वही पॉइंट रहते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि बुक जो रहती है उसमें काफ़ी डिटेल में आपको दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अब जो आपके पास टाइम काफ़ी कम है, तो आप जो है एमपी के लिए किसी कोचिंग के नोट्स को ही प्रेफर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ एमपी का मैप
ज़रूर रखिए, क्योंकि एमपी के मैप के बिना एमपी को समझना मुश्किल है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जीके के लिए आपके पास लूसेंट होगी सही। इसके अलावा आप परचेस कर सकते हैं दर्पण की बुक, क्योंकि दर्पण की बुक भी काफ़ी शानदार आती है। दर्पण सिविल सर्विस जनरल नॉलेज की बुक आप जो परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक जो रहेगी वह स्पीडी रहेगी। आप जो है अक्टूबर महीने या फिर नवंबर महीने की स्पीडी परचेस कीजिए और उसी से जो है आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम टेबल। अधिकांश विद्यार्थियों के मन में टाइम टेबल को लेकर कई डाउट है, जैसे टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल बना तो लिया है लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टेबल बनाया था अब पूरा हो गया अब क्या करें। तो आपके सभी डाउट को दूर करने का प्रयास मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, टाइम टेबल बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करते हो। जैसे कि मैं 12 घंटे की पढ़ाई करता हूँ। आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ। रात में 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं सोता हूँ, यानी कि 8 घंटे की नींद में लेता हूँ। सुबह 8 से 11 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। 11 से 12 बजे के बीच में मैं खाना खाता हूँ, नहा धो लेता हूँ। यदि आप रेंट में रह रहे हो, स्टूडेंट हो और खुद ही खाना बना रहे हो, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, इसलिए आप जो है टिफिन लगवा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 8 से 11 बजे तक यानी कि 3 घंटे की पढ़ाई हो गई। अब मैं बैठता हूँ 12 बजे से 3 बजे तक, यानी कि ये 3 घंटे हो गए। 3 से 4 मेरा ब्रेक रहता है, इस बीच में घूम लेता हूँ, मोबाइल चला लेता हूँ और फिर बैठता हूँ 4 से लेकर 7 बजे तक, यानी कि ये हो गए 9 घंटे। और 7 से 8 बजे तक फिर मैं खाना खाता हूँ और थोड़ा बहुत टहल लेता हूँ और फिर बैठता हूँ 8 से लेकर 11 बजे तक। तो इस प्रकार से मेरे टोटल 12 घंटे की पढ़ाई दिन में हो जाती है। तो यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप लगभग 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगी। ठीक है दोस्तों। तो यदि आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे के लिए आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, और यदि आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हो तो आपको जो मैथ्स और रीजनिंग है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लगभग 65 क्वेश्चन। तो आप जो है इन्हें ज़्यादा समय दीजिए। तो आप लगभग इन्हें दे सकते हो 3 घंटे, 2 घंटे मैथ्स के लिए और 1 घंटा रीजनिंग के लिए। इसके बाद साइंस है, तो साइंस के लिए आप साइंस को 2 घंटे दे सकते हो। तो ऐसे हो गया आपके 5 घंटे, बचे आपके पास 5 घंटे। तो जीके में आपको एक हो गया एमपी और एक हो गया करंट अफेयर, इनको आपको 1-1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और बचा आपका इंडिया जीके और बाकी सब मिसलेनियस। तो इनके लिए आप जो है 3 घंटे के लिए उलटफेर कर सकते हो, यानी कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ सकते हो, इकोनॉमी पढ़ सकते हो, कभी कभी जियोग्राफी पढ़ सकते हो, कभी हिस्ट्री, कभी खेलकूद। तो बच्चे 3 घंटों में आप जो है इन सभी को ले सकते हो। और जैसे ही आपका जो टाइम टेबल पूरा हो जाता है आप जो है नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाओ, यानी कि जैसे आप जो है 7 दिन का टारगेट बनाइए। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इनसे कुछ टॉपिक जो है वो कवर करने हैं, वो उससे आप अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट को अचीव कीजिए। जैसे ही वो अचीव हो जाता है फिर नेक्स्ट टारगेट बनाइए और उसे अचीव कीजिए। इस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि टाइम टेबल होता ही है तोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कैसे पढ़ें। कुछ विद्यार्थियों को मैंने लाइब्रेरी में देखा है जो लगभग 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं। उन्हें नींद आती है लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाई करते रहते हैं, और वो जो कुछ भी पढ़ते हैं बाद में वे सब भूल जाते हैं। तो ऐसा पढ़ाई करने से मतलब ही क्या है जब कुछ चीज़ याद हो ही नहीं रही है। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे कहा था कि मैंने 4 दिन में पूरी लूसेंट पढ़ दी। मैंने उससे पूछा कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, तो उसने कहा पूछो। तो मैंने उससे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। उसके साथ ही मैंने उसे 4 ऑप्शन भी दिए, लेकिन उसके बावजूद वो इतना सिंपल क्वेश्चन जो है उसका आंसर नहीं दे पाया। तो ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप जो है ऐसा पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए।
जो आप पढ़ रहे हैं वो आप भूलें नहीं, इस प्रकार से पढ़िए। देखिए दोस्तों, जैसे मैं पढ़ता हूँ लूसेंट जो है आपकी, उसमें बायोलॉजी है लगभग 60 पेज। मैं 10 दिन का टारगेट बनाता हूँ कि 10 दिन में मुझे 1 घंटे डेली के हिसाब से मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे 60 जो पेज हैं वो 10 दिन में बायोलॉजी के कवर करने हैं। इसके लिए मैं हर दिन 1 घंटे लगभग बायोलॉजी के 6 पेज पढ़ता हूँ, और जो 6 पेज में पढ़ता हूँ उनमें जो मुझे कुछ अच्छा लगता है उन्हें अंडरलाइन कर लेता हूँ, और जो चीज़ मुझे याद नहीं हो रही है उसे मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूँ, और बाद में उसे पढ़ लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैं डेली 6 6 पेज रोज़ पढ़ता हूँ बायोलॉजी के, और 10 दिन में उसे कवर कर देता हूँ। और मानिए मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ दोस्तों कि मुझे जो भी पढ़ता हूँ मैं वो ये चीज़ याद रहती है, उसे मैं भूलता नहीं हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से पढ़िए दोस्तों। यदि आपको नींद आ रही है तो आप ज़रूर नींद लीजिए, क्योंकि यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, और जब तबीयत खराब हो जाएगी तो 2 से 3 दिन आपके यूं ही टूट जाएंगे। इसलिए इससे तो बढ़िया है कि आप नींद ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टेस्ट की। तो यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है टेस्ट बिल्कुल लगवाना ही चाहिए, क्योंकि टेस्ट यदि आप लगवाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति औरों के मुकाबले क्या है, और आप में जो जज्बा जागेगा। मानिए दोस्तों कि आप 100 नंबर पे आ रहे हैं, तो आपके मन में ये इच्छा होगी कि मैं नंबर 1 पे आना चाहूँगा, तो आप जो है नंबर 1 पे आने के लिए कड़ी मेहनत करोगे। तो इसलिए जो आप जो है टेस्ट ज़रूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। तो ये हमारे सक्सेस पॉइंट कंप्लीट हो गए। यदि आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप जो है इसकी स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस के अंतर्गत आपको देखना है मैथ्स और रीजनिंग, जो कि लगभग 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साइंस से लगभग 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जीके से लगभग 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये टोटल हो जाता है 100 क्वेश्चन। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथ्स और रीजनिंग पे। मैथ्स और रीजनिंग से ही आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। तो मैथ्स के लिए हम बात करते हैं। मैथ्स के अंतर्गत आता है सामान्य गणित, एडवांस मैथ्स, ज्योमेट्री, और पिछले 2017 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो आपको वो भी देखना है। इनके लिए आपको क्या करना है, जो एडवांस मैथ्स और ज्योमेट्री है इनके लिए यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप जो है इनसे संबंधित हर प्रकार का सवाल आसानी से बना लोगे। बाकी आगे का जो पोर्शन है सामान्य गणित का, उसमें अधिकांश वेटेज हमारे रहता है चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज का, परसेंटेज का, तो आपको और लाभ हानि का। तो इन जो चैप्टर मैंने बताया है इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनसे 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिले हैं। बाकी जो चैप्टर है जैसे अनुपात समानुपात हो गया, संख्या पद्धति होगी, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इनसे लगभग एक एक क्वेश्चन ही बनते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया है इनसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आप जो है इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी आपको यही करना है दोस्तों, जो आपको लगता है कि इस पैटर्न से आपके हर प्रकार के सवाल बन रहे हैं उस पैटर्न को आपको अलग नोट्स में लिख लेना है और बार बार उनका रिवीजन करना है। रीजनिंग हालांकि सरल होती है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि रीजनिंग को सिर्फ उसी टाइम पर पढ़ते हैं और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जो रीजनिंग है यदि आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तभी जो आपसे एग्ज़ाम में सवाल जो आसानी से बन सकते हैं, नहीं तो आप जो है सार सरल रीजनिंग में ही उलझ के रह जाओगे और सवाल मिस कर बैठोगे। इसलिए रीजनिंग को भी आपको समय देना ही है। अब बात करें साइंस की, तो साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री में आपको वन लाइनर फैक्ट याद करने हैं, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन केमिस्ट्री में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। साथ ही जो कुछ फॉर्मूले जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, इनके फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। जो चीज़ें इनमें फैक्ट है यानी कि आपको रटना ही है इन्हें, तो इनके लिए आप जो है डेली इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली इनको रफ में लिख सकते हैं और बार बार उन्हें याद करेंगे तो केमिस्ट्री के याद हो जाएंगे। अब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंतर्गत आपको न्यूमेरिकल चीज़ भी आती है, जैसे प्रकाश का वेग पूछ लिया जाता है, प्रकाश की इकाई पूछ ली जाती है, इसको कैसे नापते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है आपका दर्पण से या फिर लेंस से। तो आपको इनमें न्यूमेरिकल चीज़ भी पूछ देखने को मिल सकती है, तो आपको ये सब याद करना है। ठीक है दोस्तों,
फिजिक्स हालांकि सरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसे कोई समझाना वाला हो तो वो काफ़ी आसानी से कवर हो जाता है। इसलिए आप जो है यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो फिजिक्स के लिए। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी जो लूसेंट की है वो सफिशियंट है। आपको यदि वो उतनी चीज़ें बायोलॉजी के अंतर्गत आपको याद हो जाती हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे, यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आसानी से बना पाओगे। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में जो एमपी का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, एमपी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आप जो है एमपी को डीप में पढ़िए। इसके अलावा जो इंडिया के जीके आएगा उसका यदि आपको सामान्य ज्ञान भी है तो आप जो है इससे संबंधित क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर मेरे हिसाब से लगभग अक्टूबर महीने तक का पूछा जाएगा। तो आपको स्पीडी लेना है जिसमें अक्टूबर महीने तक का करंट अफेयर हो और उसे अच्छे से याद करना है। स्पीडी से ही आपके हर प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो आपने डेली रूटीन बनाया है, तो उसे आपको नहीं तोड़ना है। जैसे आप सोचते हो आज नहीं पढ़ते, आज थक गए, आज बाहर चले गए थे तो आज थक गए, आज नहीं पढ़ते, इससे क्या होगा। या फिर कोई सी शादी वादी आ गई, फंक्शन हो गई, जैसा कि आपको पता है कि दिवाली के बाद जो 11 आती है उसके बाद से हमारे एमपी में शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को हाल फिलहाल के लिए इग्नोर करना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये नहीं करना है कि आज नहीं पढ़ते कल पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका डेली रूटीन बन रहा है वो उससे उसमें दिक्कत आएगी। जब वो एक बार बिगड़ जाता है तो उसे फिर से बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए आप जो अपना डेली रूटीन किसी भी कंडीशन में ना बिगाड़ें, घूमने फिरने भी ना जाए दोस्तों, क्योंकि घूमने फिरने जाने से वहाँ की जो बातें हैं वो हमारे माइंड में चलती रहती है। इस कारण जो हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप बाहर जाना फिरना को इग्नोर करें और मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं, मोबाइल में ही स्टडी करने लगते हैं। लेकिन मोबाइल में स्टडी करना एक अलग बात है और बुक में स्टडी करना एक अलग बात है। बुक में यदि आप स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, और यदि मोबाइल में देख देख के करोगे आप स्टडी तो आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें याद रह पाएगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो है मोबाइल का उपयोग कम से कम करें और सेफ रहे। जैसे कि अब जो ठंड का माहौल आ गया है, वो आपके एग्ज़ाम में नज़दीक आ रहे हैं, तो आप जो है डेली में जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे खाने में आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करें, कुछ स्पेशल ना खाएं जिससे जो आपकी तबीयत है वो ख़राब ना हो। ऐसा करिए कि आपके जो शरीर है वो शारीरिक रूप से काफ़ी अच्छा रहे, फिट रहे। इसके लिए आप जो है थोड़ी कुछ समय के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे जो आप जो है तंदुरुस्त रहें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डाउट वाले सीजन की। तो मेरे पास कुछ विद्यार्थियों की कमेंट आई थी, उन्होंने ये पूछ रहे थे भाई कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी कट ऑफ जो है कोई भी नहीं बता सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी पेपर आया नहीं है। कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर कि आपका पेपर सरल आ रहा है या टफ आ रहा है। यदि आपको 2017 के अनुसार पेपर आता है तो आपके बार का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रह सकता है। लेकिन जो 2016 में पेपर आया था वो आता है तो इस बार का जो कट ऑफ है आपका कम रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर, इसलिए कोई भी जो आपको अभी कट ऑफ नहीं बता सकता। अब कुछ विद्यार्थियों को उनमें डाउट है कि फिजिकल की प्रिपरेशन अभी से शुरू करें या ना करें। जिन्होंने पहले कभी फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं की है या फिर जो पिछली भर्ती में फिजिकल में रह गए थे, उन्हें जो है अभी से फिजिकल के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना होगा। आप ज़्यादा फिजिकल की तैयारी भी ना करें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा फिजिकल की तैयारी करते हो तो आप थक जाएंगे और पढ़ाई में जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जो फिजिकल की प्रिपरेशन अभी से करें, लेकिन इतना ज़्यादा समय ना दें। ठीक है, और जैसे पिछली भर्ती थी 2017 की, तो 2017 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके लगभग 3 से 4 महीने बाद जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब की बार ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय ना मिले, तो आप जो है अभी से थोड़ी थोड़ी फिजिकल की प्रिपरेशन भी करते रहिए। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो
वे विद्यार्थी जो पहली बार एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अभी तक उन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, तो वो हाल फिलहाल के लिए टेस्ट को छोड़ सकते हैं। पहले आप सिलेबस को कवर करने पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप टेस्ट लगाइए। लेकिन वे विद्यार्थी जो पहले से एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो बिना देर किए हुए टेस्ट लगा लेना चाहिए। टेस्ट के लिए परीक्षा ऐप है या और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनमें आपको रैंक बताई जाती है। वही वाली टेस्ट सीरीज आप परचेस कीजिए और कोशिश कीजिए कि नंबर 1 पे आपकी रैंक आए। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।